अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं उन मुज़ाकरात की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। नाजरीन, बात करेंगे सदर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार के माबैन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो क्या अहमियत इख्तियार करेंगे। इन मुज़ाकरात से इस वक्त जो सियासी कशीदगी है क्या वो कम हो पाएगी या ये कशीदगी बढ़ेगी, या इस वक्त जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी आएगी या नहीं। और खास कर इस वक्त ये तमाम चीजें जो लिंक कर रही हैं सियासी अदम इस्तेहकाम से, वो उसमें इजाफा होगा या कमी होगी, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, वहीं पर आज उनके लिए काफी गुड न्यूज भी थी। राना सनाउल्लाह साहब की मनशियात केस में बाइज्जत बरियत का ये जो फैसला सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुबकी का सामना इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा है। और वहीं पर जहां पर यहां पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहीं बाहर भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं। और लंदन में नवाज शरीफ साहब को जो है वो सालिक हुसैन साहब ने जो पैगाम दिया है उस पर भी बात करेंगे कि क्या उनके जरिए उन्होंने पैगाम दिया, उनके दरमियान आपस में क्या मुलाकात हुई, उस पर भी बात करेंगे। और सलमान शहबाज की जो वतन वापसी है वो कितनी अहमियत इख्तियार करेगी, और उनकी वापसी के बाद क्या वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनेंगे या नहीं, और उनकी वापसी के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो पंजाब में इंतखाबात होने हैं, जो कहा जा रहा है इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब की जानिब से कि फुल कॉन्फिडेंस हासिल है, पंजाब की असम्बली को डिसॉल्व किया जाएगा, इंतखाबात होंगे वहां पर। तो जो पंजाब में इंतखाबात हैं ये अहमियत इख्तियार करेंगे या चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला जो है वो अपनी वज़ारत आला को बचाएंगे, या इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन है वो एक दफ़ा फिर से, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है तो वो क्या एक बार फिर से अहमियत इख्तियार करने जा रहे हैं यानी उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम सूरत हाल के पर बात करने के लिए नाज़रीन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं अनवर राना साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं रहनुमा फंक्शनल लीग सायरा बानो साहिबा, टेलीफोन लाइन के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगी, और स्काइप के थ्रू हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक साजिद साहब ज्वाइन करें। सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, लेकिन उससे पहले जो मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त काफी चीजें गर्दिश कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस टॉक करते हुए काफी अहम बात किया मुज़ाकरात के हवाले से। एक बार फिर से उन्होंने इमरान खान साहब को ऑफर किया है, क्या ऑफर करे जरा ये सुन लीजिए। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरिफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश के नतीजे में अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले बात होनी चाहिए इकॉनमी के ऊपर, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद ये घोड़ा ये मैदान इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी साल में यानी 2023 में होने हैं। 2 महीने आगे हो गए या 2 महीने पीछे हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर से राना सनाउल्लाह साहब ने गैर मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से बात की है कि अनकंडीशनल डायलॉग होना चाहिए। सायरा बानो साहब, आपकी तरफ आऊंगी। काफ़ी कोशिश की जा रही है इस वक्त हुकूमत की जानिब से कि मुज़ाकरात हों, एक टेबल पर बैठे, क्योंकि एजेंडा अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या मौजूदा हुकूमत का सेम ही है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। आप इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या आप लोग नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से बीइंग इत्तेहादी कन्विंस किया जाए मुज़ाकरात के लिए, गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बात सही है। सबसे पहले तो राना साहब के बयान की तरफ आऊंगी कि उन्होंने कहा कि बैठ के मईशत के हल की तरफ बात की जाए। तो मईशत की पॉलिसियां या जो कुछ भी है अभी तक सब कुछ इनके हाथ में यही बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसमें पीटीआई का या खान साहब उनका क्या किरदार होगा। दूसरा, आई एम सॉरी, अब मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, बीइंग इत्तेहादी हमारा इत्तेहाद जाहिर था उनके साथ, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। गवर्नर इस्माइल साहब की हद तक तो शायद हेलो हाय हैं, बट ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। और ना मतलब असेंबली छोड़ने वाले फैसले में क्या पूछा गया या शामिल किया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब उनकी तरफ से नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब क्या उनके साथ और कौन से मुज़ाकरात में या ये बर्फ पिघलाने में क्या किरदार अदा करेंगे। सारा बानो साहबा, आप बताइए, आप भी 4.25 बरस उनकी इत्तेहादी रही,
تو کیا ملک کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے اور سیاسی استحکام لانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ آپ دیکھیے، تمام سیاسی جماعتیں جب ملک و قوم کا سوچتی تو یہ سارا کچھ ہوتا ہی نہ. جن دنوں اسمبلی ٹوٹی تھی اگر اسی کو وہ کر لیتے تو اب نئے انتخابات ہوتے اور نئی حکومت اپنے سکون سے اپنا مدت پوری کر رہی ہوتی. لیکن یہاں پر سکون ہے نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو پہلی بات تو الیکشن فری اینڈ فیئر تو ہوتے ہی نہیں ہے. پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے تو ابھی تک آزاد کشمیر کے الیکشن کا ہی نہیں پتہ چل سکا. اگر بول لگاؤں تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور جی او پہ نون جیت رہی ہے اور 24 پہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. نہیں تو جو ماضی کے انتخابات میں ہونے والی جو تشکیل پانے والی جو گورنمنٹ تھی، کیا وہ انتخابات درست تھے؟ سوری، مجھے آپ کے پہلا نہیں سمجھ آیا. میں نے کہا کہ جو آپ لوگوں کی حکومت قائم ہوئی تھی انتخابات کے نتیجے میں، وہ انتخابات درست تھے یا ان میں بھی ریگنگ ہوئی تھی؟ دیکھیں، اگر آپ مطلب حکومت مطلب میری اگر پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کہ 10 7 5 6 اور اس کے بعد ایک سیٹ رہ گئی غوث بخش مہر کی اور ڈاکٹر فہمیدہ ان کے تو مطلب دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی. نہیں، آپ کو سب کو پتا ہے کہ فروری میں جب واجد صاحب کہ اب ہمارا کردار ختم ہو گیا تو میرے خیال میں اس کو بھی اتنا آپ کو پتا تو ہے کہ کچھ نہ کچھ مدد ہوئی ہے. اور یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہونے والے انتخابات بھی صاف اور شفاف نہیں تھے؟ اب دیکھیں، اب 4 سال تو اپوزیشن کی طرف سے یہی سننے کو ملتا آیا ہے اور اس کے بعد جب یہ کیا کہتے ہیں باجوہ صاحب کے کردار پر بات ہوئی ہے تب بھی بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں اور پھر جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ فروری میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ فروری سے پہلے مداخلت تھی، پھر جب مداخلت تھی تو پھر مدد بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا آپ کی گفتگو سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مدد بھی ہوتی رہی ہے اور مداخلت بھی ہوتی رہی ہے. چلیے صدیق ساجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب منشیات کیس میں بریت کے بعد رانا ثناء اللہ مزید پرعزم ہیں اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ٹف ٹائم دیں گے، اور دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب اور عارف علوی صاحب کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے سیاست میں؟ بہت شکریہ نوریہ صاحب. تو سارا بانا صاحبہ نے مداخلت کے ساتھ مدد جوڑ دی ہے، وہ سازش بھول گئی ہیں. مداخلت اور سازش کا بہت ذکر تھا، انہوں نے مدد کا ذکر کر دیا ہے. تو 2018 میں پی ٹی آئی کی بہت زیادہ مدد کی گئی تھی، جن لوگوں نے مدد کی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے. اب بے شک وہ نہیں رہے اقتدار میں، ماضی کا حصہ بن گئے، لیکن وہ سب کو پتا ہے، چیزیں کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی، کس کو کس طرح جو ہے وہ جتوایا گیا. سائرہ بانو صاحبہ تو کھل کے بات نہیں کر رہی کہ جو ظاہر ہے فنکشنل لیگ جو ہمیشہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کاف ہو فنکشنل لیگ ہو، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا دو ٹوک موقف رہا ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور جیتی ہوئی جو نشستیں تھیں ان کو اس پہ جو ہے وہ ہروا دیا گیا اور جو ہارے ہوئے تھے وہ جیت گئے. بہرحال جو آپ نے غیر مشروط مذاکرات کی بات کی ہے انور صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، جو ماریا نے بھی بات کہی، جو ایوان صدر میں چیزیں چل رہی تھی اس کے ذریعے یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ کوشش ان 5 ملاقاتوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ عارف علوی صاحب ایک حد سے زیادہ ہی گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتے، وہ صرف ایک پیغامبر کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اب عمران خان عارف علوی کی کتنی مانتے ہیں انور صاحب اور میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ ظاہر وزیر داخلہ، انہوں نے تو کہنا کہ ٹھیک ہے آ جائے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش ہم کرتے ہیں. عمران خان تو اس بات کو مانتا ہی نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے جی الیکشن کی ڈیٹ دیں، الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات ہوگی تو ہوگی ورنہ تو کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لاک موجود ہے. اب رانا صاحب نے ایک اور بات کی، آپ نے جو ان کا سٹارٹ سنوایا ہے اس سے آپ دیکھ لیں کہ ان میں لچک آئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر غیر مشروط بات ہوتی تو الیکشن 2 ماہ بعد کیا 2 ماہ پہلے کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قبل از انتخاب کے لیے بھی وہ تیار دکھائی دیتے ہیں. لیکن صدیق صاحب بات گھوم پھر کے ایک ہی طرف آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کبھی بھی کنڈیشنل نہیں ہوتے ہیں. ہمیشہ مذاکرات کی اگر بات کی جاتی تو دونوں سائیڈوں سے اوپن فورم ہوتا ہے بات کرنے کے لیے. بالکل بالکل، اور جب بات چیت ہوتی ہے فری کین بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے. پہلے تو سب سے پہلے اعتماد کی بحالی ہوتی ہے، اعتماد کی بحالی میں کوئی شرط نہیں ہوتی. فری کین جب بیٹھ جاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے پھر آگے بڑھا جاتا ہے اور اس میں پھر دیکھا جاتا ہے
کہ بھائی اس کے پاس ٹیبل پہ کیا ہے, میرے پاس ٹیبل پہ کیا ہے, اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑی انہوں نے جو بیوقوفی کی تحریک انصاف والوں نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کر, یہ فنکشنل لیگ والے سیانے تھے, ان کے تعدی تھے, لیکن یہ پارلیمنٹ کا حصہ موجود ہے. بے شک یہ اکیلی بولتی رہتی ہیں, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی میں سائرہ بانو جی ڈی اے کی ترجمان ہے, لیکن ایک آواز تو ہے, ایک اپنا موقف تو بیان کرتی ہیں. وہ تو 156 تھے صاحب, وہ تو 156 نے اپنا فورم چھوڑ دیا. آج بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں, وہ وہاں پہ بات چیت اگر کرنے کے لیے آئے تو پارلیمنٹ سب سے بیسٹ فورم ہے, لیکن انہوں نے اس فورم کو چھوڑ دیا. بالکل. سارہ بانو صاحبہ فرمائیے گا کہ بینگ اتحادی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت آپ کو کتنا ٹرسٹ کرتے تھے, کتنی مشاورت کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واقع ہی جو وہ سازش کا بیانیہ بناتے ہیں وہ درست ہے؟ چلیں جی, میں آپ کو جلدی جواب دیتی ہوں. پہلے صدیق ساجد صاحب نے جو بات کی اسی کے تناظر میں بات کروں گی. میں آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ ہماری جو اپنی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ہمیں الیکشن ہوتے نہیں نظر آتے, یہ بات کر رہے, لیکن کنسنسس تو دیکھیں آپ, ایم ایف سی ہے, مردم شماری نہیں ہوئی, حد بندی نہیں ہوئی, سروے کمپلیٹ نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں یہ کیسے, اور جو اتنی خرابی پیدا ہوئی ہے اس میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ میں پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے, فائنینشیل ایمرجنسی لگانی چاہیے جو اس وقت ملک کے حالات. الیکشن میرے خیال میں اب سب سیاسی جماعتیں یا جو جمہوریت کا ذکر کرتی ہیں, میرے خیال میں تو پاکستان کا نام صرف پاکستان ہونا چاہیے, کیونکہ نہ یہاں پر اسلام ہے اور نہ جمہور ہے, نام ہی غلط ہے اسلام جمہوریت. جمہوریت کے جو علم بردار جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ الیکشن ہوں گے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ بینگ اتحادی کیا, تو وہ میرے خیال میں اور اب اس میں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات طے در طے نکلتی ہے, کچھ ایسا وہ نہیں تھا کابینہ میں ہماری ڈاکٹر مرزا بھی, لیکن کبھی کسی ایسے مسئلے یا اس چیز میں مشاورت ہوئی نہیں. اور اس کا گلہ مجھے اپنے اب سب میڈیا والوں سے بھی ہے کہ جہاں کہیں ہم ان کی رائے سے اختلاف کرنے کی کوشش کرتے تھے, میڈیا میں چلنا شروع ہو جاتا کہ بلیک میل, مطلب ہمیں بلیک میلر کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ بلیک میلنگ کرنے لگے. ظاہر اس میں ایم کیو ایم اور کاف لیگ کا زیادہ وہ تھا, بس یہ کہ ہم اپنا موقف بھی نہیں بتا سکتے تھے, اس لیے کہ میڈیا ظاہر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, یا بہت سارے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ ہو جاتے ہیں, تو اس وقت یہ والا بیانیہ آ جاتا ہوتا تھا کہ یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اور وہ تو خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ مجھے جو اتحادیاں بلیک میل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں کام بھی نہیں کر پا رہا, جس کے بعد میڈیا اس کو ہائی لائٹ کیا کرتا تھا. کاف لیگ اور یہ باپ اور یہ باقی جماعتیں ایک دم سے سب کے ضمیر کیسے جاگ گئے, اور سب نے کیسے سوچا کہ 4 سال وہ بہت مشکل میں ہیں اور اب ہمیں اس گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا, دیکھیں ایسے تو نہیں وہ ہوتا نا. تو یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ آپ پر بھی زور دیا کرتی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ رہیں, خان صاحب سے پیچھے ہٹ جائیں, وہ ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو بھی؟ ایسا کچھ ہوا نہیں. ابھی آپ نے شروع میں کہہ تو دیا ایک بات کہ ہمارا اور 2 جماعتوں کو ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ مطلب زیادہ جھکاؤ اس طرف ہے. تو یہ سوال مطلب میں کسی نے پوچھا تھا اور میں نے بار بار یہی کہا تھا کہ ظاہر ابھی اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے نا, کوئی انڈیا کی فوج کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن ایسا کچھ وہ نہیں ہوا. بس کہ ہم لوگ ان کے ساتھ تھے تو بس ان کے سارے اس میں فیصلے کون سے بڑے کیے, ایک ایکسٹینشن کا کیا تھا, اس میں تو ہماری اپوزیشن بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کنے کنے جانا ہے دلو دے کار, تو وہ تیل کنگی ونگی واہ کے بودے شودے واہ کے سرما پا کے سب نے ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے لیے. وہ تو پھر اس کا مطلب ووٹ دلوایا گیا تھا نا آپ لوگوں سے, کاؤنٹنگ ہوئی تھی, لیکن بس یہی ہوتا ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ, اور اب تو پتہ چل گیا کہ فروری تک کردار تھا کہ 4 سال کہتے رہے لوگ اور پھر یہ نہیں مانتے رہے. تو اس کے بعد اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب اگر پاکستان تحریک انصاف موو کرتی ہے ٹورڈز اسمبلی ڈیزالو کرنے کی, تو پھر جو فنکشنل لیگ ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اسی ڈگر پر چلنا ہے یا اس بار پلاننگ کچھ اور ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے. باقی یہ کہ اسمبلی جو ڈیزالو کریں گے وہ تو اپنی کے پی جو ہے پنجاب میں, وہاں پر تو ہمارے مطلب اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. وہ اب کہہ رہے کہ انہوں نے وہ کوئی سمری لکھ کر دے دی ہے
खान साहब को परवेज इलाही साहब ने। अच्छा। मैं समझती हूँ कि किस वो किस्म की मैजिक समरी? इंक होगी, जब वो खोलेंगे तो उसमें से साइन मिटे हुए होंगे, उसमें से साइन मिटे हुए होंगे। और इसका- जो पार्टी है काफ लीग, वो चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत की है, ये परवेज इलाही और मोनस इलाही की नहीं है। सिद्दीक साहब, और वैसे भी वहाँ ये सारा बानो ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वो तो जमात चौधरी शुजात और उनकी है और परवेज इलाही की नहीं, और जब वो लिफाफा खुलेगा तो उन पर दस्तखत मिट चुके होंगे। तो समझते हैं जो चौधरी बरादरान के दरमियान राब्ते हुए हैं, वो राब्ते कोई नई सियासी बिसात बिछा रहे हैं। इस बात से तो इत्तेफाक है कि पार्टी वाकई चौधरी शुजात की है। देखें जी, पार्टी का मरकजी सदर इस वक्त तक भी वही है, इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम किया है, और जो 10 बंदे हैं वो अभी तक चौधरी शुजात के ही दस्तखतों से जो एमपीए जो है वो बनकर बैठे हुए, चौधरी परवेज भाई जो मर्जी कर लें। और दूसरी बात ये है कि ये एक कानूनी और आईनी बात है, तो साहब आप भी माशाल्लाह इस चीज को समझते हैं कि परवेज भाई जितना मर्जी लिख कर दे दें, परवेज भाई के लिख कर देने से क्या होगा, असेंबली तोड़ने की एडवाइस जो है वो चीफ मिनिस्टर ने भेजनी है, और वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से जानी है गवर्नर के पास। इमरान खान भेजेगा, उसकी हैसियत कोई नहीं होगा, उस पर चौधरी परवेज भाई के दस्तखत हूँ, वो परवेज भाई भेजेगा, उसकी उस पर तस्दीक होगी तो फिर ही वो आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर भी बड़ा भी बहाम में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज भाई पंजाब असेंबली मेरे ख्याल में नहीं तोड़ना चाहते, और ना ही ये टूटेगी, ना ही ये तहलील होगी। ये ख्याल की बात तो आपकी किसी तरह दुरुस्त दिखाई देती है, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को असेंबली तोड़ने के बाद जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनसे भी आगाह किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा तो उससे फ़ायदा हासिल होगा। मैं सारा बानो साहबा की तरफ आऊँगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अंजरा साहब, सायरा मैम ने भी, कि जो समरी है वो भेजी गई है परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान साहब को, तो मैम उसके हवाले से कुछ कंटेंट शेयर कीजिएगा कि किस किस्म की समरी जो है वो शेयर की गई है, अगर आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, और उसके अंदर किन खदशात का जो है वो इजहार किया गया। देखिए, मतलब वो तो मैंने देखी नहीं, अब वो भी सुनी सुनाई बात होती है, कोई इधर से सुना कोई उधर से सुना के समरी गई है। उनके खदशात ये है कि अभी यहाँ पर आप हैं, अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, सो एंड सो इस किस्म की बातें। लेकिन देखिए, साथ मैंने ये भी बोला था कि वो मैजिक इंक से साइन हुए हुए, शायद वो जब लिफाफा खुले तो उसमें से साइन गायब हो। और देखिए, जो सारा ये कुछ किया है, काफ लीग हिली है तो बाकी पार्टीज को हिम्मत हुई थी इस रिजीम चेंज में, और वो कोई मुल्क कौम या अवाम के लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था। उन्होंने अपनी वजारत के लिए सीएम शिप हासिल करने के लिए कहा था कि दोनों में से जिसने दे दी वो उस तरफ चले जाएंगे। वो तो जरदारी साहब तो हाँ कर रहे थे, बट मुस्लिम लीग नून वाले नहीं माने, तो उनका मामला थोड़ा सा ऐसे हो गया। और जाहिर है, जब अब इतनी जंगोजदल और इतनी जद्दोजहद के बाद सीट मिली है तो उसको इंसान इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। और अगर ये काबीना और ये जो असेंबली तहलील होनी होती तो परसों एक वजीर ने हलफ किस खुशी में लिया, यानी कि ऐसे कौन सी मतलब वजारत थी जिसके लिए इतना जरूरी था। और गवर्नर बलीगुर रहमान साहब से जाके उन्होंने बात भी की है, और मेरे ख्याल में वहां पर भी यकीन दहानी करवा कर आए हैं कि ये जमहूरी अमल चलता रहेगा। और उनके एक काबीना में इजाफा भी उन्होंने कर दिया जिसका खान साहब को इल्म नहीं। सिद्दीक साजिद साहब, फरमाइएगा कि क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही साहब से अलग होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून उन्हें कंधा देने के लिए तैयार है? यही आज का कोई पैगाम था जो सालिक हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब को लंदन में दिया है। जी बिल्कुल अनुराग साहब, आप इसको उस तनाजुर में देखें, गुज़श्ता दिनों चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, और उन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बाद चौधरी शुजात जो हैं वो लाहौर आए हैं, और लाहौर में जिनके खानदान के अफराद हैं, मेरे इत्तला के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही से चौधरी शुजात की मुलाकात भी हुई है। और जब ये मुलाकात हुई है तो इसका मतलब ज़ाहिर है सिर्फ खानदानी चीजें तो नहीं होती, ज़ाहिर है दोनों सियासतदान है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, तो ये अब नून लीग को मनाने की कोशिश चौधरी शुजात पहले आसिफ जरदारी कर रहे थे, अब चौधरी शुजात साहब के जरिए की जा रही है कि परवेज इलाही असेंबली तहलील ना करें, वो बदस्तूर वज़ीर आला रहें। और जैसे ही तहरीक इंसाफ का ये आइडिया है, ये मैं आपको इनका प्लान बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ करेगी क्या। तहरीक इंसाफ को जब पता चलेगा कि परवेज इलाही असेंबली तहलील नहीं कर रहा तो अनुराग साहब वो कौमी असेंबली की तरह रिजाइन कर देंगे। रिजाइन जब करके वो चले जाएंगे इस्तीफे, उनके स्पीकर के पास जो है वो स्पीकर तो उनका बैठा हुआ है, अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेगा तो इमीडिएटली उनकी मदद को फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ एमपीए
वो आ जाएंगे, 10 ये जो परवेज लाई के साथ है ये आ जाएंगे और उनकी हुकूमत को सहारा देंगे। इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही है, लेकिन इसमें एक रुकावट है, वो है मूनस लाई। अब मूनस लाई को किस तरह जो है बनाया जाता है, क्योंकि वो बड़ा इमरान खान का फैन है, ये जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक चीज है, मैं उसमें बता दूं, सालिक साहब ने एक बार दावत दी है मुनीस इलाही साहब को कि उनके रास्ते दरवाजे खुले हैं। ब्रेक का वक्त है सिद्दीक साहब, ब्रेक के बाद इसके आगे प्रश्न करेंगे कि इस वक्त जो परवेज इलाही साहब है उनके लिए इस वक्त दो रास्ते हैं, या तो वो वापस पार्टी की बात माने जो चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं, या तो वो माने जो इमरान खान साहब इस वक्त कह रहे हैं। तो ये दो रास्ते, देखना ये है कि अब क्या रास्ता चूज करते हैं। हमारे साथ रहनुमा फंक्शनल लीग सायरा बानो साहब मौजूद थी। मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सिद्दीक साहब आपकी तरफ ही आऊंगी, कहिएगा ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने सवाल छोड़कर गई थी कि परवेज इलाही साहब को इस वक्त क्या चीज सूट करती है। आया कि वो चौधरी शुजात साहब की बात माने, पार्टी का जो इस वक्त एजेंडा है उसी को फॉलो करें, क्योंकि जैसे अभी बात भी हो रही थी कि आपने बात की कि दस्तखत उन्हीं के हुए हुए हैं जो इस वक्त जितने भी 9-10 MPs जो है वो खड़े हुए हैं, तो उनको वो रास्ता सूट कर रहा होगा या फिर उनको सूट करेगा इमरान खान साहब की बात मानना और असेंबलीज डिसॉल्व करना? देखिए मारिया, एक तो मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं और उसको बड़ी आप अहमियत दें साहब, ये मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूं। आपको याद होगा कि मूनस इलाही को वजीर बनाने की बड़ी कोशिश करती रही जब ये काफ लीग हुकूमत का हिस्सा थी। इमरान खान मूनस इलाही को वजीर नहीं बना रहा था, उसने बिल्कुल आखिरी साल जाकर उसको वजीर बनाया। ये अब वो मूनस इलाही इसका बहुत बड़ा फैन है इमरान खान का, लेकिन इंसान के दिल में वो बात होती है, वो निकलती नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि मूनस इलाही उसके बाद वो उससे अच्छा खासा बदला भी ले सकता है, तो ये चीज भी एक हो सकती है। दूसरा, परवेज लाई का परवेज लाई की सियासत है वो भी एस्टेब्लिशमेंट से दूर नहीं जा सकती। और इस वक्त एक जो पैगाम उनको, अब तो वो बिल्कुल गैर सियासी हो गए, जहाँ कामकाज में आए थे तो उनको बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया था कि हम किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो नहीं चाहते। एक तब्दीली हुई है, चीजों को आपने संभालना है, बेहतर करना है, इदारे का इमेज बहाल करना है, और पाकिस्तान पहले मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है, तो बराए मेहरबानी को इस किस्म का एडवेंचर ना करें। आप उन लोगों को भी जाकर समझाएंगे कि तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया गया जो कि जो है वो ये करना चाह रहे हैं। और फिर आप पंजाब का आपको मतलब पता है कि पंजाब में अदम इस्तेहकाम आएगा तो उसका मरकज पे ऑटोमेटिकली जो है वो असर पड़ेगा। और फिर आपने देखा कि उस मुलाकात के फौरन बाद परवेज भाई ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मार्च अप्रैल तक की बात की कि ये पॉसिबल नहीं है, बाद मार्च अप्रैल में जाकर देखेंगे। सियासी तौर पर वो कहते हैं कि इमरान खान जब कहेंगे मैं समझा तो तहरीर कर दूंगा, लेकिन अनवर रजा साहब को भी पता है कि ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में परवेज भाई साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक चीज और भी है, वो देखें, नोट करें, इन लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट इतने मुकम्मल करने हैं। वो कह रहे हो भाई, अच्छा फिर 4-5 इन्होंने जिले में बना दिए, उनके कानूनी अमूर निपटाने हैं, उनके कायदो ज़ाबित, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस, उनको फंड्स देना, वो बहुत बड़ा इशू वहां पे बना हुआ है, तो उसको उन्होंने निपटाना है। वो कैसे खत्म कर देंगे जो अगर वो नहीं करेंगे। अच्छा फिर तहरीक इंसाफ के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो कि पंजाब में एमपीएस हैं, गुज़दार के दौर में उनके काम नहीं होते थे, अब उनके काम होने लगे। उस वक्त वो परवेज इलाही साहब के पास आया करते थे, अगर आपको याद हो तो, जब वो स्पीकर थे परवेज इलाही साहब, तो एमपीएस जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने कामों के लिए परवेज इलाही साहब के पास आया करते थे और उस्मान बुज़दार की आकर शिकायतें करते थे। आज उसी उस्मान बुज़दार के बारे में परवेज इलाही कह नहीं रहा कि इसने 4 साल जाया कर दिए, इसने तो 1-1, 2 का बेड़ा कर दिया। उसी उस्मान बुज़दार के बारे में वो बातें कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि परवेज इलाही ये सिस्टम को जो है वो चलाना चाह रहा है। अभी उसने बहुत से नए प्रोजेक्ट्स जो है वो कर दिए, ऐलानात भी वो कर रहा है, चीजों को भी लेकर कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो जनाब कल को लाखों असेंबली जो है वो तोड़ देगा। तो मुझे यहाँ पर एक ये सवाल पैदा होता है कि अगर परवेज इलाही साहब को कहीं से कोई इशारा आया तो डेफिनेटली वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे और नून के साथ खड़े हो जाएंगे।
ये पॉसिबल है? ये है, बिल्कुल है। नहीं, नून के साथ नहीं खड़े होंगे, नून उनके साथ खड़ी होगी, ये कोशिश की जा रही है। और ये जो सालक की मुलाकात हुई है वो इसी तरह से हुई है। पहले गारंटर थे आसिफ जरदारी साहब, ठीक है। अब सालक साहब जो है ना बराह रास्त उनके भांजे या भतीजे हैं चौधरी परवेज लाई के, तो वो गए वहां पे गारंटी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, चौधरी शुजात का खुसूसी पैगाम लेकर गया, क्योंकि आपको भी पता है कि असल फैसले नून लीग में मियां साहब खुद करते हैं। अब वो जो उनका रवैया था, जो उनका किरदार था, वो सारे का सारा लेकिन जो साहब आप एक शख्सियत को तो बीच में से माइनस कर रहे हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो है मौलाना फजल रहमान साहब। वो भी इस सारी सियासत में कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को मोल्ड कर रहे हैं। वो ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन वो नवाज शरीफ को मोल्ड करने से ज्यादा तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बंद करने के लिए ज्यादा लगे हुए हैं। वहां पे अपने वो बहुत से लोगों को शामिल कर रहे हैं अपनी जमात के अंदर, ताकि ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 2 तिहाई एक्सपीरियंस चाहूंगा, उस वो 2 तिहाई एक्सपीरियंस का जो है वो हम बंदोबस्त करेंगे कि इनको वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं करने देंगे। सिद्दीक साहब, हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि जो आज राना सनाउल्लाह ने गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात की है, पंजाब में जो मुलाकातें हो रही हैं, सालिक की जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, सियासत किस करवट बैठने जा रही है? इससे हालात बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बहुत कम आई है, लेकिन जितना मैं समझ सका हूँ आप पूछना चाह रहे हैं कि आज राना सनाउल्लाह साहब वाले केस का जो बरीयत है मंशियात स्मगलिंग वाले केस की, जी। और साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, सियासत किस करवट बैठने जा रही है, जी। यही सवाल है आपका? जी बिल्कुल। देखिए, सियासत नाम है कि आप कलेक्टिव विजडम से मसाइल का, मुआशरती मसाइल का हल ढूंढें, और कलेक्टिव विजडम के लिए आईने पाकिस्तान मेरे और आपके सिंगल वोट से सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेट मुंतखब करते हैं। तो उसकी पहली शर्त तो यह है कि जिन लोगों को मुंतखब किया जाए, अगर उनकी अददी जो बर्तरी नहीं बनती, वो अपोजिशन का हिस्सा है, तो बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा करें, और अगर अददी बर्तरी है तो फिर हुकूमत बनाएं और अपना किरदार अदा करें। अब इमरान खान साहब जो अपने आप को इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल, या उनके चाहने वाले भी, खैर चाहने वालों को समझना चाहिए, मेरे नजदीक ना तो 2013 से 18 वो अपने आप को एक सियासतदान साबित कर सके हैं कि अपनी हासिल जो कुव्वत और जो उनके मेंबरान के तादाद थी उसको इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई बेहतरी लेके आना, और ना ही अभी इस वक्त गुज़िश्ता 4 साल में भी और लम्हे मौजूद में ना कोई ऐसा वो किरदार अदा करना चाह रहे हैं, ना कर पा रहे। जहां तक बाकी जमातों की बात है, वो अपने अपने तई इस कोशिश में है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, और ये अदम इस्तेहकाम माजी करीब में 2014 के धरने से शुरू हुआ, और आज का जो राना सनाउल्लाह साहब के केस की बरीयत है वो भी 14 के जो धरने वाला माइंडसेट था उन्हीं का सारा किया धरा था। लेकिन चौधरी साहब, खान साहब तो कह रहे हैं कि आप लोगों को NRO 2 मिला है, जो मुसलसल आपके केसेस खत्म हो रहे हैं। देखिए, अगर 15 किलो हीरोइन का केस दुरुस्त था जो बनाया गया था, तो इमरान खान साहब की हुकूमत रही, और वो उस हुकूमत के दौरान उसका ट्रायल करके, चलान करके और सजा दिलवाते। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब पर केस दुरुस्त था तो उसकी भी वो प्रोसीडिंग करते, और अपनी पूरी जो उनकी लॉयर्स की टीम थी और जो उनके शहजाद अकबर की तरह के मशीरान इकराम थे, वो अपनी कोशिश करते और इन अदालतों से सजाएं दिलवाते। और अगर थोड़ा सा, मैं कड़वी बातें हैं, अगर काजी फायज ईसा साहब ने जो फैजाबाद धरने का फैसला लिखा, वो आज पाकिस्तानी तारीख चीख चीख के बता रही है कि वो सच था, दुरुस्त था। जो जस्टिस शौकत सदीकी ने कहा वो भी सारा साबित हुआ कि दुरुस्त था, और उसकी बहुत बड़ी दलील ये है कि मुसल्लह अफवाज के जिम्मेदार तरीन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि दे हैव बीन डूइंग दैट। ठीक है सर, तो आज अगर इससे आगे चलना है तो उसका इसके अलावा कोई हल नहीं है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली तशरीफ लाएं
ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठें और अपनी ऑपोजिशन के तौर पे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे किरदार संभालें और अदा करें। ठीक है सर, इस वक्त जो सियासी कशीदगी इतनी बढ़ती जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उस सियासी कशीदगी की वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार के माबैन, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या इससे सियासी कशीदगी कम हो पाएगी या मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे? देखिए, सियासी कशीदगी नहीं है कहीं भी। मुल्क के अंदर इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। इमरान खान साहब के पास 4 हुकूमतें हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, फिर KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अगर वो शख्स जिसके पास 4 मेजर हुकूमतें हों और वो कहे कि मेरा सियासी किरदार कोई नहीं है या मुझे सियासी किरदार अदा करने से रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा झूठ और फ्रॉड क्या होगा? जो शख्स 4 हुकूमतें रखते हुए ये कह रहा है, दरअसल वो ये कह रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे वुज़रा इस काबिल नहीं है, मेरे वुज़रा आला इस काबिल नहीं है, मेरा वजीर आजम इस काबिल नहीं है आजाद कश्मीर का कि हम डिलीवर कर सकें, लिहाजा मैंने रास्ता ये चुना है कि मैं शोर करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा। आपने देखा होगा कि किसी भी 2 टीमों के दरमियान मैच खेलते हुए कोई एक टीम जो उस पाया की नहीं जो मैच का मुकाबला कर सके, वो क्या करती है? झगड़ा करती है। और खान साहब वही झगड़ा कर रहे हैं। एक सिर्फ इमरान खान साहब की पार्टी, बाकी सारी पार्टियां, हाँ, उस किरदार के ऊपर एक अलग बहस हो सकती है कि कौन सी हुकूमत परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, किस सियासी जमात का कितना किरदार है, किसका कितना नहीं। जो जाफर साहब ये फरमाइएगा कि इस तमाम सूरत को फोर्सी करते हुए बींगे सियासी वर्कर, सियासी रहनुमा, आप समझते हैं कि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, पंजाब असम्बली के ना टूटने का मुझसे ना पूछिए, चौधरी परवेज लाई साहब का आज से 4 दिन पहले लिया गया इंटरव्यू चला दें। उन्होंने कहा जी अगले 4 महीने तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। आज उसकी वजह क्या है? महमूद खान भी नहीं असेंबली तोड़ना चाहते, PTI के पार्लियामेंटेरियंस और मेंबरान सूबाई असेंबली भी नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने, हुकूमत क्या होती है, किस चीज का नाम है कि आप मुल्क की या सूबे के वसाइल को अपनी मंशूर की तरजीहात के मुताबिक उनके मंसूबे बनाएं और अमल करें। PTI ने और इस वक्त पंजाब और KPK के अंदर वो ये चाहते हैं, उनके मेंबरान असेंबली ये चाहते हैं कि उनकी तजावीज जो दोनों बजटों के अंदर शामिल की गई, आज उनके ऊपर काम हो रहा है। उस काम को होना चाहिए, पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए ताकि उनकी कोई डिलीवरी नजर आ सके और वो लोगों के सामने ये बात कर सकें कि ये इकदामात हमने पब्लिक की सहूलत के लिए उठाए। सिद्दीक साजिद साहब बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं, खान साहब कहते हैं कि NRO 2 है, सलमान शहबाज की वापसी और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी इम्कानात रोशन है और तैयारियां भी की जा रही हैं। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल जो एडजस्टमेंट है वो की गई है या वाकई ही मेरिट पर सारी चीज़ें स्मूथ हो रही हैं? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ये अदालतों के अंदर जाकर वो सरेंडर करेंगे। अदालत ने कहा कि आप आए और सरेंडर करें, उसके बाद अगली प्रोसीडिंग जो है वो चलेगी। अगर किसी ने कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया, अदालतें साफ देती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको जो है वो तनाज़ा अपनाएं। अब उन केसेस के ऊपर जितने भी बनाए गए वो सियासी इंतकाम के केसेस को इस्तेमाल किया गया, खाइयों को इस्तेमाल किया गया, वो चीजें अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई। अब ये डेली मेल वाला ही देख लें, अब उन्होंने चलो वो तो हम तो जो पाकिस्तान का रोना तो रोते रहते हैं, यहाँ पे चलो नहीं गलत चीजें होती रही, वहां पे तो उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है, आपके वज़ीर आज़म से माफी मांगी है। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, आप उसको जो एक अदालत में बंदा गया है, उसने उससे रुजू किया है, मियां नवाज शरीफ को भी मेरे ख्याल में वो भी यही रास्ता इख्तियार करेंगे जो सलमान शहबाज ने इख्तियार किया है, क्योंकि ज़ाहिर मियां साहब को उनको जब वो गए थे, फिर उनकी जमानत शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, उनको सजा हो चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वो सारा एक प्रोसेस जो है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, साहब को भी पता है कि जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ा देती है कि सच्चा और झूठा केस बनाए जाते हैं। इसके लिए नैब है इसी काम के लिए
اور میں شاید خاقان عباسی کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ ادارہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ وہ NRO 1 ہو 2 ہو جو مرضی اس پر نام دے لیں, وہ بدنام ہی ادارہ اتنا ہو گیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے. صدیق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو پے در پہ جو دھچکے لگ رہے ہیں اور جو وہ بیک آف کرتے جا رہے ہیں, اس سے مسلم لیگ نون مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور سیاسی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو عام انتخابات میں ہوگا؟ تحرک بنائے ہر سطح کے اوپر, اور نون لیگ کے لیے سب سے بڑی اس وقت مشکل یہ ہے کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے حکومت میں ہیں, اور حکومت میں بیٹھے ہوئے انور رضا صاحب یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہوئی. معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم جو ہے ڈیفالٹ کے کونے پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ جتنا مقابلہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخاب میں انہوں نے اچھا پرفارم اچھا, جو پوائنٹ ابھی صدیق صاحب آپ نے اٹھایا کہ کارکردگی میٹر کرے گی, چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کہیے گا جس طرح سے ابھی صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت جو پولیٹیکلی فائدہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کو وہ تو ایک طرف ہے, لیکن کارکردگی میٹر کرے گی عام انتخابات کے اندر, اس لحاظ سے کوئی خاطر خواہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ ہمارا رابطہ چودھری جعفر اقبال صاحب سے چکا. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا, ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. بریک کا وقت ہے, آپ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت اوور آل جو پولیٹیکل فائدہ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے, پے در پہ جو چیزیں اس وقت ہوتی جا رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ تمام چیزیں اگلے عام انتخابات میں میٹر کر رہی ہوں گی یا نہیں؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے منشیات کا کیس ہوا, جیسے کل ڈیلی میل والا معاملہ ہوا, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو پولیٹیکلی فائدہ تو ہو رہا ہے, لیکن اگر کارکردگی کی بات کی جائے جس بیس پر عام انتخابات میں ووٹ ملتے ہیں, صدیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کرائیٹیریا کے اوپر اس وقت مسلم لیگ نون یا حکومت جو اس وقت موجودہ ہے وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اتر رہی ہے؟ بالکل نہیں اتر رہی, بالکل نہیں اتر رہی. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی یہی کرائیٹیریا ہے, لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے, نوکریاں ملی, روزگار ملا, مہنگائی کم ہوئی, بجلی گیس کے بل کم ہوئے, گیس بجلی, ہماری نالیاں سڑکیں پکی ہوئی, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پر جو بھی کام کر دیتا ہے وہ اس کو وہ ووٹ دے دیتے ہیں. یہ ابھی یہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس پیسے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ کو ایک بھی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے ادائیگیاں بہت کرنی ہے. $32 ارب تو انہوں نے خود کہا ہوا کہ اس سال ہم نے واپس کرنے, اس میں سے پیسے کبھی ہم کسی کے ملک کے پاس جاتے, کبھی کسی کے پاس جاتے. جب عوام کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ ہر ہفتے جو CPI کی جاتی ہے محکمہ شماریات کی, ایک میں مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے اور عوام جو ہے وہ اوپر سے, اور یہ چیز ادورس اثر ڈال رہی ہے مسلم لیگ نون کی جو اپنی تھوڑی بہت جتنی بھی مقبولیت ہے. حالانکہ پنجاب میں یہ ٹف ٹائم تحریک انصاف کو دے سکتے, اس میں کوئی شک, ان کے پاس اچھے امیدوار ہیں, جیتنے والے امیدوار ہیں, ڈلیور کرنے والے لوگ ہیں. لیکن پرابلم سب سے بڑا اس وقت یہی آ رہا ہے کہ اگر اس وقت عمران خان چیزوں کو کیش کرا رہا ہے, وہ اپنی جو 4.5 سال کی جو حکومت ہے اس میں اس نے اچھا کیا, برا کیا, یا آپ کو بھی پتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں, 50 لاکھ گھر بنا دیے, اس کا کیا تھا وہ سارے کا سارا وہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت مہنگائی ابھی انہوں نے آنے سے بہت زیادہ. لیکن صدیق صاحب عالمی مارکیٹ میں آئل پرائسز خاصی کم ہوئی ہیں, لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے. تو کیا اسحاق ڈار صاحب اور جو موجودہ حکومت ہے کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ کریں گے. میری اطلاع کے مطابق ابھی جو 15 دسمبر کو ہوگی
रद्दोबदल उसमें ये करेंगे, लाजमी तौर पर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्होंने पिछली मरतबा इनको करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपको मैंने जिस तरह बोला कि पैसे नहीं इनके पास, ये वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर आपको पता है अनुराधा साहब, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो पहले इंपोर्ट करके रख लेती हैं, तो महीना 1.5 महीना पहले उसकी एडजस्टमेंट भी इस तरह कर, तो वो उस वजह से होता है। तो ये अभी करेंगे, होगी एडजस्टमेंट, उसके आवाम को रिलीफ देंगे। इसका इल्म नहीं था सिद्दीक साहब के सिचुएशन बहुत खराब है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की, लेकिन जब वो आए तो डॉलर का रेट एकदम से गिरा तो सही, लेकिन वो एक ही दफा गिरा, उसके बाद अभी जो ऊपर चढ़ रहा है वो तो किसी को नजर नहीं आ रहा। हाँ, इसमें भी शाहदार साहब बड़े वो मैजिक कह रहे थे कि मैं 200 पे लेकर आऊंगा, हम इंतजार कर रहे हैं। वो यही कह रहे थे कि मैं पेट्रोल भी 200 पे लेकर लाके दिखाऊंगा और डॉलर भी 200 पे लाके दिखाऊंगा। वो अभी तक आया नहीं है। वैसे इसके ऊपर भी जो उन्होंने अपने वादे किए थे, दावे किए थे, दावों को उनको पूरा करना चाहिए। ये चीजें हैं, मैं कहता हूँ ना, लोग इन चीजों को ज्यादातर वो फोकस इस चीज को करते हैं। उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो है यही इशू। अगर ये इशू सेटल हो जाए, ये इनको रिलीफ देने में कामयाब हो जाए, तो बिल्कुल वही जो नतीजा है जो इस वक्त पीटीआई हक में जा रहा है। अगर सिद्दीक साहब, नवाज शरीफ साहब कि जैसे इस वक्त चांसेस लग रहे हैं वापस आने के, तो आपको लगता है कि अगर वो आम इंतखाबात से पहले ये जो मुहिम होती है इलेक्शन की उसमें हिस्सा लेते हैं तो वो सिचुएशन कुछ बेहतर कर सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए? मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आमद से पहले सिचुएशन को बेहतर करेगी, देख लीजिएगा। ये इनको करना पड़ेगा, उनके लिए ग्राउंड बनाएगी ताकि वो जब वापस आए तो वो कुछ ना कुछ अवाम को इन्होंने दिया हो, तो उसके बाद वो फिर मैदान में उतरेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। वो तो आज इंतखाबी में उनके लिए ये दोनों चीजों के लिए तैयार है ना। अगर प्रवेश भाई सच हमारी बात मान ली तो ठीक है, अदरवाइज ये कह रहे हैं तो जो नून लीग का कल इजलास हुआ है लाहौर में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह ने उसको चेयर किया था, पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट है। ये दोनों चीजों के लिए तैयार है। परवेज भाई मान गया, ठीक है, वजीर आला रहा, नून लीग उसकी सपोर्ट करेगी। अगर नहीं मानता तो इलेक्शन के लिए भी तैयार है। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अपने मजबूत साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो माजी में या मौजूदा दौर में जब भी कोई झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं तो उस सियासी इंतकाम को खत्म करने के लिए जो झूठे मुकदमात बनते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। ये नैब के कानून अभी जो तरमीम हुई है ना, उसमें ये बात है। एफआईए वाले में भी ये चीज आ गई थी। ये लिखा हुआ कि ये नैब का जो नया कानून आया कि अगर किसी के खिलाफ ये बेबुनियाद मुकदमा बनाया जाता है, शिकायत दहिंदा उसको साबित करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं होता तो फिर उसको भी सजा होगी। ये उसमें है ये चीज, और ये बिल्कुल होना चाहिए कि अगर कोई इदारा या कोई शख्स जो है वो मेरे या आपके खिलाफ या किसी सियासतदान के खिलाफ उठकर ये दरखास्त दे देता है तो और उसमें कोई बात नहीं निकलता, अभी आप देख लेना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो खत्म हो गया। दूसरा सिद्दीक साहब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है और जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं वो इंतखाबात से कबल अवाम को रिलीफ दे देंगी और जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर कर पाएंगी? सीधी बात है, अगर नहीं देंगी तो फिर तरीके इंसाफ वापस आएगी, देनी पड़ेगी। ये इत्तेहादी जमातें हैं, 12 है, 13 है, वो अकेला है। हमें जो है वो कुछ चीजें वो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है तो फिर ये इनको ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हम पहले लोग सिर्फ सियासत नहीं देखते अनुराधा साहब, लोगों का ये इन लोग इतनी महंगाई हो गई है, आप यकीन मानिए ये मिडिल क्लास खत्म हो गई है। अब या गरीब है या अमीर है, देश की मिडिल क्लास खत्म हो गई इसी वजह से कि वो लोगों का रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो बेचारे किधर जाए। तो ये सारी की सारी चीजें अगर ये थोड़ा बहुत रिलीफ दे देते हैं तो फिर इनकी बचत हो सकती है। अदरवाइज जो है वो जा रहा है, वो तो खेल रहा है, वो तो हर चीज को वो तो कह रहा है कि मैंने आना है, वो तो आपके सामने ऐलान कर चुका है कि मैं ही आऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। अगर ये रिलीफ दे देंगे तो हो सकता है फिर उनकी इंसाफ का भारी दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल। सिद्दीक साहब, आप नहीं देख रहे कि इस वक्त जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इत्तेहाद में भी हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पंजाब में अपना हिस्सा जो है वो बकदरे हिस्सा ज्यादा लिया जाए, उसी के गिर्द सारी सियासत घूम रही है? उसकी वजह ये है कि 148 सीट्स हैं पंजाब की कौमी असेंबली से अनुराधा साहब, और 100 सीट जो जमात जीत जाती है वो कहते हैं कि वो हुकूमत बना लेती है। इसी वजह से तो कहते हैं कि जिसने पंजाब 65% है पूरे पाकिस्तान का पंजाब, जो पंजाब जीत गया वो मरकज जीत गया। इसी वजह से आप ये बात दुरुस्त है कि हर जमात का फोकस जो है इस वक्त पंजाब के ऊपर है। जिसने पंजाब को फतह कर लिया
मरकज में फिर उसके लिए हुकूमत बनाना कोई मसला नहीं है। अभी भी आप देख लीजिएगा, अगर पंजाब असेंबली तहलील होगी, इसकी जगह नए इलेक्शन हो गए तो इसमें जो जिस जमात ने कामयाबी हासिल कर ली उसके लिए आइंदा मरकज में हुकूमत बनाना बहुत ही आसान हो गेम जाएगा। है वो उसको करार दिया जाएगा। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। अभी ये सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करती है और कौन इसमें बेहतरी से परफॉर्म कर सकेगा, खासकर आम इंतखाबात की अगर बात की जाए तो कौन अवाम तक अपनी कारकर्दगी डिलीवर कर सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।